चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपनी सरकार के 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के सामने आए। बिल्कुल, इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने 100 दिन का कामकाज का लेखा जोखा भी राज्य की जनता के सामने रखा। साथ ही वो रोड मैप भी दिखाया जिस पर चलकर यूपी की सरकार ने विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का जो वादा जनता से किया था उसे पूरा किया। सेवा, सुरक्षा और सुशासन को उन्होंने अपनी सरकार का इस दौरान मूल मंत्र बताया। अपनी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल का लेखा जोखा लेकर जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ सामने आए तो सेवा, सुरक्षा और सुशासन का संदेश दिया। योगी आदित्यनाथ ने सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन जनता की सेवा, सुरक्षा और सुशासन को समर्पित किए और अपने दूसरे कार्यकाल का एजेंडा भी जनता के सामने रख दिया। दूसरा कार्यकाल जो हमें उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने दिया है, इस दूसरे कार्यकाल में एक नई उड़ान के साथ हम सब अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। योगी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में जिन नीतियों और फैसलों की देश भर में खूब चर्चा हो रही है उनमें सबसे अहम है अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। यूपी में बुलडोजर अपराध और अपराधियों में खौफ का नया नाम बन गया। सीएम योगी ने अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई को खुली छूट दे रखी है। बाबा का बुलडोजर भूमाफिया पर कहर ढा रहा है। अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 844 करोड़ की संपत्ति पेशेवर अपराधियों और माफिया से जब्त की गई। 2017 के बाद से अब तक करीब 2925 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर क्रियान्वित हुई और इन 100 दिनों में भी प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 844 करोड़ रुपए की माफियाओं की और पेशेवर अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके अपनी उस प्रतिबद्धता को एक बार फिर से सबके सामने प्रस्तुत किया है। हालांकि बाबा की इस बुलडोजर नीति को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं और इस नीति का विरोध करने वाले इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का ही नतीजा है कि कई अपराधियों ने थाने में जाकर खुद आत्मसमर्पण कर दिया। यूपी में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के साथ ही लाउडस्पीकर विवाद जोर पकड़ने लगा। महाराष्ट्र से उठा तूफान दिल्ली हिंसा के दौरान भी गहराता दिखा। लाउडस्पीकर हटाने को लेकर देश भर में कई जगह खूब हल्ला हंगामा हुआ, लेकिन यूपी में लाउडस्पीकर न सिर्फ शांति से उतारे गए बल्कि उनकी आवाज भी तय मानकों के मुताबिक की गई। ये पहली बार हुआ कि धर्म स्थलों से माइक हट जाएं और अनावश्यक शोरगुल से लोगों को मुक्ति मिले। 1,20,000 से अधिक ऐसे माइक थे जो या तो हटाए गए या फिर उनकी वॉल्यूम को कम किया गया। कानून व्यवस्था के साथ ही योगी सरकार ने विकास के मोर्चे पर भी ध्यान केंद्रित किया। योगी सरकार ने 26 मई को उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पेश किया। ये यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा लगभग 6,15,000 करोड़ से ज्यादा का बजट था। दावा किया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की बनाने के लिए काम तेजी से हो रहा है। यूपी देश में 5 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य है। पिछले 5 साल में प्रदेश की जीडीपी दोगुनी हुई है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय भी दोगुनी के करीब है। प्रदेश में 80,000 करोड़ रुपए की करीब 1400 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। 1,90,000 नई इकाइयों को स्थापित कर करीब 4 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। इन्वेस्टर समिट के जरिए यूपी में लगभग 80,000 करोड़ के निवेश का खाका तैयार किया गया। नोएडा अथॉरिटी में 8,224 करोड़ का निवेश होना है। साथ ही ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में 7,669 करोड़ का निवेश की तैयारी है। यूपी की सत्ता पर दूसरी बार काबिज होने के साथ ही सीएम योगी ने 100 दिनों का एक्शन प्लान बनाने के लिए सभी मंत्रियों के साथ बैठक की थी और निर्देश दिया था कि 100 दिन में हर विभाग को कुछ बातों पर अमल करना होगा।
आज जब सीएम योगी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने आए तो एक बार फिर वही संदेश दिया, सेवा, सुरक्षा और सुशासन। समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दिल्ली की, जहां विधायकों को मिली है गुड न्यूज, और गुड न्यूज ये है कि दिल्ली के विधायकों का इंक्रीमेंट हो गया है। उनके वेतन भत्तों में इजाफा हुआ है। विधानसभा में इसका प्रस्ताव पारित हो गया। जी हां, इस प्रस्ताव पर आप और बीजेपी दोनों पार्टियों की सहमति है। पहले विधायकों को वेतन और भत्ते मिलाकर 54,000 रुपए हर महीने मिलते थे, अब उन्हें 90,000 रुपए मिलेंगे। दिल्ली के विधायकों के लिए 4 जुलाई की तारीख एक शुभ संदेश लेकर आई है। विधायकों की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कर दिया गया है। इस फैसले का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह आखिरी बार 2011 में बढ़ाई गई थी। उसके बाद महंगाई के इस दौर में एक बार फिर से वेतन बढ़ाने की मांग की जा रही थी, जिसका संशोधित मसौदा विधानसभा से पारित कर दिया गया। इस इजाफे के बाद दिल्ली के विधायकों का वेतन भत्ता 90,000 रुपए प्रति महीना हो जाएगा। पहले विधायकों का वेतन भत्ता 54,000 रुपए प्रति महीना था। सैलरी में बढ़ोतरी से जुड़े कुल 5 बिल विधानसभा में पेश किए गए, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई। अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते संशोधन विधेयक 2022 वर्ष 2022 का विधेयक संख्या 10 को इंट्रोड्यूस करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो इसके विरोध में वो ना कहे। हाँ पक जीता, प्रस्ताव पारित हुआ। दिल्ली सरकार ने अगस्त 2021 में वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र ने कुछ बदलाव के साथ मई 2022 में मंजूरी दी। उपराज्यपाल ने भी मई महीने में ही प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिससे विधेयक को विधानसभा में पेश करने का रास्ता साफ हो गया था। अब दिल्ली सरकार ने भी बदलाव को मंजूरी दे दी है। अब उपराज्यपाल से मंजूरी मिलते ही दिल्ली के विधायकों को हर महीने 90,000 का वेतन भत्ता मिलने लगेगा। हालांकि दिल्ली के विधायकों की सैलरी अभी भी दूसरे राज्यों के मुकाबले कम ही है। तेलंगाना में विधायकों का वेतन भत्ता 2,30,000 रुपए हर महीने है। उत्तराखंड में विधायकों को 1,98,000 रुपए बतौर सैलरी मिलते हैं। हरियाणा में 1,55,000, बिहार में 1,30,000, राजस्थान में 1,42,000 और उत्तर प्रदेश में 95,000 रुपए प्रति महीने की सैलरी मिलती है। दिल्ली विधानसभा का गठन 1993 में हुआ था। 1993 से 2000 तक 18 साल में 5 बार सैलरी बढ़ी, लेकिन इस बार की बढ़ोतरी को 11 साल का फासला तय करना पड़ा। पंकज जैन, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात करते हैं उस मसले की जो हमारी और आपकी सेहत के साथ जुड़ा है, हमारे पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग चुका है। ऐसे में लोगों के जहन में जाहिर सी बात है कि यह सवाल आएगा कि जिन प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल वो सालों से करते आ रहे हैं, जिसमें हम आप दोनों शामिल हैं, उनके पास अब ऑप्शन, श्वेता, क्या बचते हैं? बिल्कुल शगुफ्ता, और ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, लेकिन इसका जवाब आपको दिल्ली में आयोजित प्लास्टिक विकल्प मेले में मिल जाएगा। जी हां, यहां रोजमर्रा की जरूरत का हर वो सामान है जो प्लास्टिक से नहीं बना है। देखिए हमारी संवाददाता तेजश्री की ये रिपोर्ट। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। 19 ऐसी चीजें हैं जिनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए राजधानी में प्लास्टिक विकल्प मेले का आयोजन किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल भर में 40 करोड़ टन का कचरा प्लास्टिक का पैदा होता है, तो सोचिए पर्यावरण को कितना नुकसान होता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज पर जोर दिया गया है। कैसे प्लास्टिक को आप रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ प्लास्टिक को कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, यहाँ पर कई सारे आइटम्स ऐसे भी मौजूद हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि प्लास्टिक विकल्प मेले में आपके लिए क्या कुछ बेहतरीन विकल्प मौजूद है। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले फ्रिज तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन उससे जुड़े कई सारे डिसएडवांटेजेस के बारे में भी आपने सुना होगा। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जहाँ मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर ये मिट्टी का फ्रिज बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें ऊपर पानी रखने के लिए भी जगह है, जिससे नीचे फ्रिज में जो आप चीजें रखने वाले हैं
उनको ठंडा किया जाएगा और इसीलिए इसे खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से बनाया गया है। किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाएगा। मेघा जी हमें बताएंगे कि किस तरह से ये फ्रिज खास है और इसकी क्या कुछ खास बात है। मेघा जी किससे बना है और इसकी खास बात क्या है? ये मिट्टी से बना है फ्रिज और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये बिजली से नहीं चलता है और नॉर्मल फ्रिजेस कार्बन एमिट करते हैं, खाने को बहुत चिल कर देते हैं, तो हमें वो खाना को डायरेक्ट हम खाएंगे तो वो बाहर आता है तो हमको लगता है कि बहुत ठंडा हो गया है, जो कि सेफ नहीं है। मिट्टी का कोई भी चीज में आप यूज करेंगे तो उसका न्यूट्रिशन भी उसी में ही रहेगा, कूल रहेगा खाना, चिल रहने के जगह आप उसको डायरेक्ट यूं ही कंज्यूम कर सकते हैं। और जो ये कंसेप्ट से काम करता है वो ये पर्कुलेशन से ही काम करता है। पानी डालेंगे, पूरा ये रिस्क के पूरा ठंडा हो जाएगा, पूरा इसका चेम्बर्स ठंडे हो जाएंगे, सब जगह इसके लिए होल्स बने हुए अंदर, सब जगह पानी पहुंच जाएगा, जिसके चलते पूरा फ्रिज ठंडा हो जाएगा। उसके चलते रखा हुआ अंदर सामान सारा कुछ ठंडा रहेगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो 4 to 5 डेज तक फ्रेश रहते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो 1 डे के लिए फ्रेश। ये सारी चीजें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, चाहे वो हैंडबैग्स हो, पर्सेस हो, डाइनिंग टेबल पे रखने वाली एसेसरीज हो या फिर छोटा सा गुल्लक हो, बॉटल बैग हो, ये सभी चीजें जो है घर के ड्राई वेस्ट से बनाई गई हैं, रैपर से बनाई गई हैं, सूखे फूलों से बनाई गई हैं। ये चीजें तो डिफरेंट है ही, लेकिन इन्हें बनाया भी डिफरेंटली एबल्ड लोगों ने है। हमारे साथ दिलीप जी अवाकायम से बात करने के लिए मौजूद हैं। दिलीप जी, कई सारी यूनिक चीजें हैं और इन्हें बनाया भी आप ही जैसे यूनिक लोगों ने है। कैसे बनाया है इन्हें, क्या खास है इसमें? एक्चुअली ये जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें हमें यहाँ वहाँ से कहीं से नहीं, आप लोगों के घरों से ही मिलती हैं। आप लोगों के घरों में मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा। आप लोगों के घरों में डेली यूज होता है, दूध का पैकेट्स डेली आते हैं, ब्रेड डेली आते हैं, मैगी, चिप्स, बिस्किट्स, नमकीन्स डेली आती हैं, राइट। तो आप लोगों के घरों से जितने भी पैकेट्स निकलते हैं वो आप लोग एनवायरनमेंट में डंप करते हैं। दिल्ली में तो एमसीडी की गाड़ी आती है और वो क्या कहते हैं जा करके डालती है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में जो अवाकायम हमारा ब्रांड है, जिसके अंडर हम काम करते हैं, हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने घरों का सारा ड्राई वेस्ट, वो हर तरह का ड्राई वेस्ट हो, जो भी ड्राई वेस्ट निकले आप इकट्ठा कीजिए। जब 5-10 किलो का हो जाए, आप दिल्ली एनसीआर के किसी भी कोने से हो, आप हमारे को कॉल करें, हम आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर का ड्राई वेस्ट लेंगे, उसको रिसाइकल करेंगे। और ये हाँ, ये एक्चुअली हैंडलूम पर इसका वीविंग होता है, क्योंकि मैं मार्केटिंग और सेल्स टीम को देखता हूँ तो इतना। तो देखिए, प्लास्टिक विकल्प मेले में कई ऐसे विकल्प हैं जो इको फ्रेंडली होने के साथ साथ पॉकेट फ्रेंडली भी हैं। और जाहिर सी बात है कि ये सभी चीजें जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे पर्यावरण तो सुरक्षित होगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये सरकार के साथ प्लास्टिक के खिलाफ लड़ने में भी कारगर साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दलवीर सिंह के साथ दिल्ली से गुड न्यूज टुडे के लिए तेजश्री पुरंदर। और अब आपको लिए चलते हैं केदारनाथ, जहां मौसम की दुश्वारियां भी भक्तों के उत्साह को कम नहीं कर पा रही। लगातार भारी संख्या में भक्त बाबा के दर्शन के लिए केदार घाटी पहुंच रहे हैं। जी हाँ, देखिए, इसी जोश और उमंग के कारण कपाट खुलने के 2 महीने के दौरान करीब 8.5 लाख लोग केदार धाम के दर्शन कर चुके हैं और ये सिलसिला अब भी लगातार जारी है। इस बार ऐसा लगता है कि तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। नीला आकाश, खुशनुमा मौसम से घिरा केदार धाम। भक्ति की राह पर निकले श्रद्धालुओं की मन की मुराद पूरी हो रही है। बाबा की दर पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में उत्साह है। मौसम ने शिव भक्तों को खुशियों की सौगात दी है। बारिश की बाधाओं को पार कर, भूस्खलन की परवाह भुलाकर भक्तों के केदार धाम आने का सिलसिला लगातार जारी है। मन में बाबा के दर्शन की आस लिए भक्त अच्छे मौसम का इंतजार कर रहे थे। मौसम खुशनुमा हुआ तो लोगों के चेहरे भी खिल उठे। थोड़ी हल्की फुल्की बारिश है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मजा आएगा यहाँ पे आने में। अब पैदल आओ या फिर खच्चर से या फिर कैसे भी आओ, मजा आएगा यहाँ पे दर्शन करने में। और दर्शन करने के बाद जो थकान रहती है ना, वो एकदम से गायब हो जाएगी। केदारनाथ की यात्रा पर निकले भक्तों के लिए बारिश बाधा बनकर आई। रही कसर भूस्खलन ने पूरी कर दी, लेकिन भक्तों के हौसले को डिगा नहीं पाई। कपाट खुले 2 महीने का वक्त नहीं हुआ,
कि उससे पहले 8,40,000 से ज्यादा भक्तों ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। बाबा का दरबार है, यहाँ पे आने का मतलब स्वर्ग है और कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं हुई। बारिश तो हमेशा बाबा का ये तो प्रसाद है बारिश है, तो बाबा के पास हम लोग आए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बिल्कुल झूमते चलते जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव। मौसम के ठीक होते ही कोई पैदल तो कोई खच्चर से बाबा केदारनाथ धाम की ओर निकल पड़ा। सोनप्रयाग, गौरीकुंड, फाटा, सीतापुर, गुप्तकाशी के साथ साथ और भी कई जगहों पर फंसे हुए यात्रियों की केदारनाथ की ओर रवानगी शुरू हो गई। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मौसम था, थोड़ी हल्की फुल्की बारिश थी, बट अच्छा मौसम था, कोई दिक्कत नहीं आई चढ़ाई करने में वगैरह, कुछ भी दिक्कत नहीं आई। ज्यादा भीड़ भी नहीं है, सारे लोग अच्छे हैं और अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। मौसम खराब होने की वजह से हवाई सेवा बंद है। श्रद्धा और विश्वास से भरे भक्त बाबा के धाम पहुंच रहे हैं। उम्मीद है आगे भी मौसम मेहरबान बना रहेगा और इन भक्तों की बाबा केदार के दर्शन की मनोकामना भी पूरी होगी। केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो केदार धाम में आपने शिव भक्तों का उल्लास देख लिया। अब आपको आस्था की एक और तस्वीर हम दिखाते हैं। ये कहानी है भोले के एक भक्त की, जो बताती है कि आस्था और श्रद्धा में कितना समर्पण होता है। बिल्कुल, भोले के जिस भक्त की बात हम कर रहे हैं, शिव उसके सपने में आए, जिसके बाद उसने अपने घर के आंगन में शिवलिंग की स्थापना कर डाली और 5 लाख रुद्राक्ष से शिवलिंग को तैयार किया, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। आप भी देखिए इस अनोखे शिवलिंग को। चांदी का ढांचा, मुख पर सोने की चमक, उस पर सुशोभित रुद्राक्ष का श्रृंगार और इस पर मोहित होकर शिव भक्तों की कतार। रुद्राक्ष यानी रुद्रकाक्ष, यानी शिव का तीसरा नेत्र। रुद्राक्ष भगवान शिव से जुड़ा है, इसलिए इसे बेहद पवित्र माना जाता है। यही वजह है कि 5 लाख रुद्राक्ष से इस शिवलिंग को तैयार किया गया है। वैदिक मंत्रों के चारण से मंदिर का पूरा आंगन गूंज रहा है और महादेव की भक्ति में डूबा है भक्तों का संसार। भारतवर्ष का यह पहला नहीं, संसार का पहला शिवलिंग है। इस रुद्राक्ष के शिवलिंग पर स्वयं महादेव की आकृति विराजमान है। एक बार इस पर जल चढ़ाने से 4 लखराओं का फल मिलता है। स्वप्न में इसकी आकृति देखकर, स्वप्न देख कर इसका निर्माण मैंने करा। मोतिहारी के राधानगर में स्थित इस शिवलिंग की चर्चा हर तरफ हो रही है, जिसे तैयार करने के लिए 5 लाख रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया गया है, वो भी पंचमुखी रुद्राक्ष से, जिसकी भव्यता देख श्रद्धालु आनंदित हैं। 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित ये शिवलिंग है, जो साक्षात त्रिवेणी का स्वरूप है और उसमें भस्म लगा हुआ है। तो ये और शिव का नाम है, तो इसको त्रिवेणी हम कहें। रुद्राक्ष का खास महत्व है। हिंदू परंपराओं में रुद्राक्ष को न केवल काफी पवित्र माना जाता है, बल्कि औषधीय गुणों के कारण भी इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इस शिवलिंग के निर्माण के पीछे मकसद यही है कि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो। सचिन कुमार पांडे, मोतिहारी, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर और दिखाते हैं आस्था और हर्षोल्लास का एक अनोखा रंग। बस्तर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। स्थानीय भाषा में इसे गूंचा रथ कहा जाता है। इस यात्रा में बांस की एक नली से भगवान जगन्नाथ को सलामी दी जाती है। गोंचा रथ यात्रा में अदा की जाने वाली रस्मों को देखने यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं और खूबसूरत वादियों के बीच आदिवासी समाज की संस्कृति और सभ्यता की गवाही देते हैं।
छत्तीसगढ़ का बस्तर हमेशा से ही अपनी कला, संस्कृति और प्राकृतिक छटा को लेकर पूरे देश में जाना जाता है। बस्तर का दशहरा हो या फिर बस्तर में मनाया जाने वाला गोचा रथ यात्रा। दशहरा की तरह गोचा रथ यात्रा में अदा की जाने वाली रस्मों को देखने यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं और खूबसूरत वादियों के बीच आदिवासी समाज की संस्कृति और सभ्यता का गवाह बनते हैं। दरअसल बस्तर में दशहरा पर्व के बाद गोचा पर्व को दूसरे सबसे बड़े त्योहार का दर्जा दिया गया है। करीब 600 सालों से चली आ रही परंपराओं के मुताबिक इस पर्व को 27 दिन तक मनाया जाता है। इस दौरान जगन्नाथपुरी की तर्ज पर बस्तर में भी भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलभद्र के 3 बड़े रथ निकाले जाते हैं और शहर में इनकी परिक्रमा करवाई जाती है। इस बार भी रथ यात्रा के दौरान काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया। जयकारे लगे, लोगों ने रथ को खींचा। बड़े ही श्रद्धा भाव से जगह जगह आरती की गई। इससे पहले गुजरने वाले रास्तों पर खास तरह से झाड़ू लगाया गया। जब से मैंने होश संभाला, मेरी उम्र जब 7-8 वर्ष थी, तब से मुझे ज्ञात है, मैं देख रहा हूँ और इस गोंचा महापर्व। बस्तर के इस रथ यात्रा की सबसे बड़ी खासियत है रथ यात्रा के दौरान तुपकी चलाकर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेना। दरअसल बस्तर में आदिवासी समुदाय के लोग जंगलों से बांस लाते हैं और इस बांस से इस तरह के नली का निर्माण किया जाता है। इसे तुपकी कहते हैं। तुपकी शब्द तोप शब्द से मिलता जुलता है, लेकिन ये बहुत छोटी और खिलौने जैसी होती है। लोगों का मानना है कि तुपकी चलाकर भक्त भगवान जगन्नाथ को सलामी देते हैं और प्रणाम करते हैं। सरकारी कार्य में तोप की जैसे सलामी दी जाती है, वैसे ही ये कार्य के लिए तोप है। एक प्रकार से भगवान जगन्नाथ को जब तोप की सलामी देते हैं, उसके बाद ही रथ की जो है प्रक्रिया आगे बढ़ती है, इसलिए इसको तुपकी के रूप में माना गया। 50 साल जी, कितने साल का ये हम लोग 615 वर्षों से मना रहे हैं और उसी समय ये आदिकाल से जो है प्रचलन है। तुपकी के भीतर जंगली फल पेड़ भरा जाता है और बांस की ही बनी हुई एक डंडी से दबाव डालने पर पेड़ फल गोली की तरह बाहर निकल जाता है। बस्तर के लोग बड़ी ही श्रद्धा के साथ इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। इसकी तैयारी काफी पहले से शुरू हो जाती है। ये ग्रामीणों की रोजी रोटी का भी जरिया है और इस काम में काफी संख्या में महिलाएं भी लगती है। बस्तर से धर्मेंद्र महापात्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।